नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका एलनाबाद के महासंग्राम के इस खास कार्यक्रम में। एलनाबाद उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान जोर आजमाइश की है और एक दूसरे पर जमकर वार भी किए हैं। इसके साथ ही जीत की दावेदारी भी पेश की है। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी को 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान का इंतजार है, जब एलनाबाद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 2 नवंबर को विजेता का फैसला भी होगा, इसलिए इंतजार कीजिए कि फैसला क्या आने वाला है और किस तरीके से क्या स्थितियां बनने वाली है। एलनाबाद उपचुनाव में सभी सियासी पार्टियों के धुआंधार प्रचार के बाद बुधवार को चुनावी शोर थम गया। इस बार प्रचार का शोर 72 घंटे पहले ही थम गया है। आमतौर पर प्रचार 48 घंटे पहले खत्म होता है, लेकिन कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार 72 घंटे पहले ही चुनावी शोर पर ब्रेक लगा दिया है। आखिरी दिन सभी सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला और जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में सीएम मनोहर लाल ने धौलपालिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव की नौबत इसलिए आई है क्योंकि एक शख्स की अकड़ उसके आड़े आ गई है। हमको मालूम है कि एक आदमी जो यहां का विधायक, उसकी अपनी जो अकड़ है, उसकी मरोड़ है, ये उसके आड़े आ गई। उन्हें कहा कि मैं आगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ये संकल्प करता हूं। मेरा कहना को उसका संकल्प पूरा ही कर दो भाई। जब नहीं जाना तो क्यों जाना, फिर नहीं जाना, जरूरत नहीं है। और जब रहा भी है, मेरा तो 6.25 साल का उनके साथ अनुभव है, क्योंकि अब 8-9 महीने से रिजाइन करके बैठा है। उस 6.25 साल में बहुत सी हमने घोषणाएं की, बहुत से हमने काम कराए, लेकिन उस भले आदमी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम ये एक रह गया, इस काम को करा दो। इस इलाके के काम भले हमने 7 साल में 700 करोड़ के कराए। अगर कहीं कोई और विधायक ऐसा होता जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता तो 700 नहीं 1400 करोड़ के काम होते हैं, 1400 करोड़। वहीं सीएम ने अभय के घमंड पर तंज कसा तो गोविंद कांडा को सेवक बताते हुए वोट की अपील की, साथ ही विकास की गंगा बहाने का वादा भी किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है। ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमेशा पूजा पाठ करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता। वो आदमी, ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना। आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धौलपालिया से सीएम ने जहां गोविंद कांडा को जिताने की अपील की, तो वहीं गोविंद कांडा ने लोगों से एक मौका की मांग करते हुए 3 साल में 30 साल जितना विकास करने का वादा किया। साथ ही अभय पर भी जमकर बरसे। एक आपका आशीर्वाद वोट रूपी 30 तारीख को कमल के निशान पर लगाकर एक मौका मुझे दे सेवा का। मैं आपकी इतनी सेवा करके दिखाऊंगा कि जो 17 साल में विकास नहीं हुआ, मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो विकास आपका 3 साल में करके दिखाएंगे। एक एक मत आपका
30 तारीख को हरियाणा सरकार में साझा होने का दिन है और जो भगवान राम को 14 साल का वनवास था, इलाहाबाद में 17 साल का वनवास था, उसको काटने का दिन 30 तारीख है। एक बात और है भाइयों, ऐसा तानाशाही आदमी, घमंडी आदमी और जिसकी कमर में सरिया गजाओ, इसको अब की बार आपने जरूर निकालना है, ये बात ध्यान में रखना। और एक आपके भाई को सेवा का मौका जरूर देना कि मैं मुख्यमंत्री जी के नीचे रहकर आपकी सेवा करूं, आपके हल्के की सेवा करूं, जो मुझे मुख्यमंत्री जी ने आपके पास सिर्फ सेवा के लिए भेजा है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की भारी मतों से जीत का दावा किया है। सरकार से जन समर्थन बड़ी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ा है हमारे संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में, और कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखी उन लोगों के जो कहते थे कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो भी विधायक बन जाऊंगा। ये दर्शाता है कि गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से इस सीट को जीतकर सरकार की हिस्सेदारी में इलाहाबाद को डालने का काम करेगा और इलाहाबाद के अगले 3 साल के विकास के लिए प्रतिनिधि बनकर विधानसभा के अंदर इलाहाबाद का पक्ष रखने का काम करेगा। मैंने तो निरंतर कल पूरे दिन में कई गांव का, शहर का दौरा किया और जो जन समर्थन मिला है वो हरियाणा सरकार के पक्ष में है, हमारे गठबंधन के। उधर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने भी मंच से गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील करते हुए विरोधियों पर वार किए। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि गोविंद कांडा जी आप लोगों के गांव के काम भी करेंगे, आप लोगों के पर्सनल काम भी करेंगे, आपके क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे। और 30 तारीख को हम सब एकजुट होकर के जहां कहीं हमारा रिश्तेदार, कहीं मित्र प्यारा इस विधानसभा के अंदर बैठा है, उन सबको फोन करके भी इस बात से अवगत कराएं कि 30 तारीख को हमने सरकार के अंदर साझीदार बनना है, सरकार के अंदर अपना सहयोग देना है। एक तरफ बीजेपी ने आखिरी दिन खूब दम लगाया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। शैलजा ने खुद आखिरी दिन प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के अभय को समर्थन देने पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिति बहुत बढ़िया दिख रही है कांग्रेस की, और जहां भी हम जा रहे हैं, या मैं तो सीमित जगहों पर ही जा सकती हूँ, लेकिन हमारे साथी भी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का जो फीडबैक मिल रहा है हमें दिन प्रतिदिन, कांग्रेस की बहुत बढ़िया स्थिति है और कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है। उनके बीच में रहना पड़ता है और पार्टी का हिसाब किताब होता है। जिस पार्टी से उनको नाम मिला उसको तो अलविदा हो चुकी है, तो फिर कितना असर होता है। जो भी कुछ है, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो भी हैं पार्टी के कारण, पार्टी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए पूरा जोर लगाया, तो इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला भी गढ़ बचाने के लिए आखिरी दिन कई गांवों का दौरा कर वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने भी जीत का दावा किया, लेकिन प्रत्याशियों के इन दावों पर आखिरी मुहर जनता 30 अक्टूबर को लगाएगी। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इलाहाबाद का महासंग्राम आज इस मुहाने पर खड़ा है कि प्रचार प्रसार का दौर थम गया है, शोर थम गया है। अब जो बाकी के घंटे बचे हैं, जो समय बचा है, उसमें जनता जनार्दन ने तय करना है कि फैसला किसके पक्ष में देना है और उनके हलके का उम्मीदवार किसको बनाया जाए, उनके हलके का सरताज कौन होगा। ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों का उत्तर मिलेगा 2 नवंबर को। 2 नवंबर को सारी स्थिति और सारी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार इस क्षेत्र में, इस हलके में कौन जीतने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत इस मुहाने पर आज खड़ी है कि चुनावों का जो दौर है वो थम गया है, शोर है वो थम चुका है, लेकिन अब बस ध्यान देना है इस बात पर कि कौन जीतने जा रहा है। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इलाहाबाद उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान जोर आजमाइश की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है।
और एक दूसरे पर जमकर वार भी किए हैं और कई वीडियो भी वायरल हुए और कई तरह के घटनाक्रम प्रकरण भी सामने आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी माहौल बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दिया है, किसी के पक्ष में तो किसी के खिलाफ। तो एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए गए, टीका टिप्पणियों का दौर हमने देखा। ये जितने भी दिन रहे चुनाव में प्रचार प्रसार के, वो कहीं ना कहीं गंभीर भी रहे और सभी पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय भी रहा। तो इलाहाबाद का महासंग्राम जारी, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी को 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान का इंतजार है, जब इलाहाबाद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और 2 नवंबर, जी हां 2 नवंबर वही तारीख है जब विजेता का फैसला होगा कि हल्के में कौन जीतने जा रहा है। और जिस तरीके से जो तमाम उम्मीदवार हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे, उनकी बातों में कितना दम था और उनकी बातों के जरिए जनता जनार्दन पर कितना असर पड़ा, ये उनके बातें कितने पक्ष में गई, कितने खिलाफ गई, इन तमाम चीजों का मूल्यांकन होगा, आकलन होगा, लेकिन इंतजार करना होगा 2 नवंबर का। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं, जो लगातार पहले दिन से लेकर अब तक इस उपचुनाव को कवर कर रहे हैं और बारीकी से सभी चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं। जितेंद्र, फिलहाल किस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारियां हैं, चूंकि अब चुनावी शोर थम चुका है? देखिए यश, मैं बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार जो है चुनाव आयोग भी नजर बना के रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए चुनाव जो है इस समय जो है जो प्रचार प्रसार था वो अब समाप्त हो चुका है और दूसरी बात जो है 35 से 36 घंटे बचे हैं आप मतदान के लिए। और इसको लेकर तीनों ही पार्टी, मैं कहूंगा चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार जो है रणनीति बना रहे हैं। रणनीति इसलिए बना रहे हैं कि देखिए इस दौरान जो है लगातार जो है अपने जो वोट होते हैं, जो वार्डों के अंदर वोट होते हैं, जो गांव के अंदर वोट होते हैं, उसको लेकर प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। गांव के लोग जो है उनको वोट देना, पर्ची देनी, उसके बाद जो है वो लगातार, ताकि अपने उनके जो एक ग्राउंड लेवल पर जो लोग होते हैं उनसे जनसंपर्क जो है जिस तरीके से बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब जो है बीच के कार्यकर्ता, जो गांव के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं अब सक्रिय होते हैं और उसको लेकर किस तरीके से उस चीज को लेकर अब लगातार जो है तीनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखिए इस समय चुनाव प्रचार बिल्कुल समाप्त है, अब ग्राउंड लेवल पर लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जरूर कर रहे हैं। जी, और बात करें यहां पर तमाम बातों का, तमाम टीका टिप्पणियों का, वार पलटवार का ग्राउंड लेवल पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता के दिलो दिमाग में फिलहाल किस तरह की स्थितियां पैदा हो रखी है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे चूंकि आप शुरुआती दौर से लेकर अब तक इस उपचुनाव को कवर करते आ रहे हैं। ऐसे में अब बूथ स्तर की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी, तो बूथ स्तर पर फिलहाल कौन ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है? देखिए यश, मैं बताऊं जिस तरीके से हमने ग्राउंड लेवल पर हर गांव में जाके हमने देखा कि किस तरीके से गांव के लोगों की समस्या है और यहां पर किस तरीके से किसान मुद्दा जो है जिसको नेशनल मुद्दा बनाकर जो है कुछ पार्टियां जो है कांग्रेस हुआ या इनेलो हुआ है उसको लेकर चली थी, लेकिन बीजेपी ने शुरू से ही विकास के मुद्दे को लेकर जो है लोगों के बीच में गई थी। और कल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की रैली हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि किस तरीके से 5600 गांवों के अंदर 24 घंटे लाइटें दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि 65 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी बनाई गई है, उनकी आय को बनाने के लिए 1,80,000 जो एक निश्चित आय है उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ पुरानी योजनाएं थी जैसे 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पानी मिलना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जेजेपी और हलोपा वो विकास के मुद्दे को लेकर गांव के बीच में पहुंचे हैं और लोगों को ये समझते भी देर नहीं लग रही कि कहीं ना कहीं अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास करवाना है तो जो 3 साल बीजेपी का कार्यकाल बचा है तो कहीं ना कहीं उसको भी आजमाया जाए। लेकिन अब लोगों का विवेक देखना है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से प्रचार किए हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे उसमें शैलजा हो चाहे हुड्डा हो, उन्होंने लगातार जो है पवन बेनीवाल को लेकर जो है प्रचार प्रसार किया है, लेकिन उनके पास सिवा किसानी मुद्दे को लेकर और कुछ नजर नहीं आया। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि इनेलो के जो है अभय चौटाला, उनके साथ ओम प्रकाश चौटाला रहे और उन्होंने लगातार जो है
अपनी छवि के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से उनकी एक दबंग की छवि है, उस तरीके से उनकी जनसभाएं भी रही हैं। उन्होंने कई बार यह भी कहा है कि मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल यह जरूर है कि कांटा जो है, मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। और अब देखना यह है कि जो क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी ने प्रचार किया है, उधर हलोपा सुप्रीमो भी लगातार प्रचार करते रहे हैं, तो अब देखना यह है कि किस तरीके से लोगों को विकास का एजेंडा जो है, कहीं ना कहीं वो विकास समझाने में लोगों को जो है वो सक्षम हुए। अब देखना यह है कि लोग बाग इस विवेक को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और वोट डलने के बाद। और वही बात है कि 2 तारीख को जो है वो ऐलनाबाद विधानसभा से यह तय हो जाएगा कि किस तरीके का यहां का समीकरण बन के आता है और कौन यहां पर जो है ऐलनाबाद का एक किस्म से प्रधान होगा। जी जितेंद्र, अगर बात करें, चूंकि यहां पर राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उसका जमीनी स्तर पर असर रहता है और आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की है, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनके मूड को भांपने की कोशिश की है और स्थितियों को टटोलने की कोशिश भी की है। तो ऐसे में जो पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, क्या इसका असर लोगों के दिलो दिमाग में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इसके बारे में लोग बात कर रहे थे क्या? देखिए यश, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये भी जो मुद्दे हैं ये आम मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पिछले 7 साल से, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी रैली के दौरान कहा था कि ऐलनाबाद के आपके जो विधायक हैं, उन्होंने पिछले 7 साल में कभी ऐलनाबाद को लेकर ये नहीं, उन्होंने उनसे मिलने नहीं गए, उनसे पूछा नहीं कि किस तरीके के विकास को। और उन्होंने एक बात और कही थी कि हमने फिर भी जो है, देखिए 700 करोड़ रुपए की लागत से जो है हम यहां पर विकास करवाया। लेकिन आपके क्षेत्र का विधायक अगर कहीं किसी मुद्दे को लेकर या कहीं किसी की समस्याओं को लेकर, किसी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमारे पास पहुंचता, तो यह विकास जो है 1400 करोड़ तक पहुंच जाता। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में कभी हमसे बात नहीं की गई, ना ही विधानसभा में आपके विधायक ने इस तरीके के प्रश्न उठाए हैं कि ये क्षेत्र की समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जो समस्या है वो पिछले 7 साल से क्षेत्र की समस्या है। अब पानी की समस्या है, पानी के लिए बहुत से ऐसे गांव हैं, 10 ऐसे गांव हैं जिनको पानी के लिए जूझना पड़ता है, फसलों को लेकर जूझना पड़ता है। कहीं शिक्षा को लेकर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं, बच्चे स्कूल के लिए जो है उनके लिए बस नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये बुनियादी मुद्दे कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह सकते हैं कि बुनियादी मुद्दों पर ज्यादा जोर है, स्थानीय मुद्दों की यहां पर बात हो रही है कि विकास अब तक क्यों नहीं हुआ। और विकास की दृष्टि से अगर देखें तो विकास का मार्ग यहां पर कब तक प्रशस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अगर बात करें, ये उपचुनाव बड़ौदा उपचुनाव से कितना अलग दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी पैमाने पर हम तोलें? देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से देखिए आप बड़ौदा चुनाव की बात करें, यहाँ उपचुनाव की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है जिस तरीके से लोगों की समझ में आने लगा, लोग बाग समझने लगे। और लगातार जो है बीजेपी जेजेपी की यही स्ट्रेटजी रही कि लगातार लोगों के बीच में जाया जाए और उनको विकास के मुद्दे पर, जिस तरीके से विकास जो यहाँ के विधायक ने उसको इग्नोर किया है, मैं कहूंगा उनकी दबंग छवि के कारण लोग बाग उनके पास जाने से भी डरते थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है बीजेपी जेजेपी हो या हलोपा सुप्रीमो हो, उन्होंने लगातार विकास का मॉडल लोगों के सामने रखा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से, और ये मुख्यमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए 3 साल मेरे पास हैं, आप लोग एक बार मौका देके देखिए कि अगर वो चीज आपके हाथ में है, आपके वोट से ही सरकार बनती है और सरकार गिरती है, तो इसलिए आप लोगों के पास मौका है। ये 3 साल आपके जो विकास कार्य, जो पिछले 17-18 साल से आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए विकास की एक राह खोलेंगे। और सीधी सी बात है, आप सरकार चुनने नहीं जा रहे। देखिए यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये भी हो जाता है कि जब हम वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम सरकार की राह देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार बनी बनाई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका एक वोट जो है आपकी भागीदारी तय करेगा और उसके बाद जो भी आपकी समस्या है उनको हल कर दी जाएंगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आचार संहिता के कारण खुलकर मंच से नहीं बोली गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह अवश्य कहा कि देखिए जो भी पुरानी समस्या है, चाहे वो जल भराव की समस्या है या वो आपकी शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपकी किसी भी समस्या को छोड़ा नहीं जाएगा, हल्के का पूर्ण विकास किया जाएगा। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ऐसा कौन सा घटनाक्रम रहा, ऐसा कौन सा प्रकरण रहा जिसके बाद जो स्थितियां हैं बहुत तेजी से बदली हैं यहां पर? देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर जो है बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार थे,
गोविंद कांडा उनके साथ जो है कुछ शरारती तत्वों ने गुंडागर्दी करके उनका धक्का मुक्की करी थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि इस तरीके का उपद्रव नहीं होना चाहिए। और हमने कई गांवों में देखा है कि रैली जनसभाएं हो रही हैं, लोग बाग कुछ उपद्रवी लोग जो है झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। ना तो वो कहीं से किसान दिखाई देते, ना ही वो उनका कोई उद्देश्य दिखाई देता है, सिर्फ जो है उपद्रव मचाना और काले झंडे लेकर विरोध आभास करना। इसको लेकर खुले मंच से जो है चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो या डॉक्टर अजय चौटाला हो या गोविंद, सभी ने जो है मैं कहूंगा बीजेपी जेजेपी हलोपा सुप्रीमो ने लगातार जो है उनसे प्रार्थना किया आपकी समस्या जो है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि दुष्यंत चौटाला ने लगातार कहा है कि आपके जो किसान के जो 42 बड़े नेता हैं वो कभी भी मुझसे आके बैठ सकते हैं, आप अपनी बात बताएं। वो कहते हैं कि जब हमसे उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं कृषि के 3 विधेयकों को लेकर आप लगातार जो है इनका विरोध कर रहे हैं, आप ये बताएं इनके अंदर कमी क्या है। तो वो कहते हैं कि उनको कमी नहीं बता पाते, क्या चेंज करवाना है वो नहीं बता पाते। एमएसपी को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो आज एमएसपी को लेकर भी लगातार जो है एक मापदंड तय किया गया है सरकार की तरफ से जो है 11-12 फसलों को जो है एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने यह कहा कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप बताइए। यहां तक कहा कि आपके अगर बड़े नेता जो है 42 बड़े नेता जो किसानों के बड़े नेता हैं वो आए हमारे साथ, हम गृह मंत्री जो है अमित शाह से भी आपकी मीटिंग करवा सकते हैं। लेकिन उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। और जो आपने पूछा कि टर्निंग पॉइंट क्या है, मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से जो है यहां पर जो है एक किसान के मुद्दे को लेकर लगातार जो है दोनों पार्टियां या कांग्रेस हो या इनेलो के तो विधायक जो थे उन्होंने उसी मसले को लेकर इस्तीफा दिया था, लेकिन वो उनके गले की फांस बन रहा है क्योंकि लोग बाग समझ रहे हैं कि इनके 7 साल का पिछला जो कार्यकाल है उन्होंने क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया। और इसी का बेनिफिट उठाते हुए बीजेपी ने विकास के मुद्दे को लोगों की नब्ज पकड़ी है। क्योंकि देखिए यहां पर लोगों के पास यहां पर धारणियां हैं, उनके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको नहीं मालूम कि उसको अमेरिका में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, कौन सा किसान है, उसको घर में लाइट चाहिए। पानी की समस्या है, उसकी बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, उनको एलनाबाद आना है। एलनाबाद से बहुत से ऐसे गांव हैं जो 60-70 किलोमीटर का एक डिस्टेंस बनता है। जो बच्चियां जो है वहां प्राइवेट बस से नहीं है, पेरेंट्स को बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चे जो हैं स्कूल में जाएं। तो उनके वो मुद्दे जो हैं वो बीजेपी और जेजेपी ने उनकी नब्ज पकड़ी है। और कहीं ना कहीं लोग बाग भी खुल के सामने कहने लगे कि हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, हमें दूसरी बातों से कुछ नहीं लेना। और किसान जो मुद्दा है, किसानों को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा था वो हमें जमीनी स्तर पर कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। लगातार लोगों की यही मांग है, चाहे कोई भी गांव है, उनकी जो समस्या है वो समस्याओं को लेकर ही लगातार कहते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का निवारण करवाना है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी जितेंद्र, अगर बात करें, लगातार तमाम प्रशासन के अधिकारी इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि आपको निष्पक्ष तरीके से वोट करना है, आपको किसी से डरना नहीं है, किसी के दबाव में आपको वोट नहीं देना है। ऐसे में यहां पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हों। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारी क्या है? बिल्कुल यश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए आम लोगों में ही नहीं, जिस तरीके का हमने देखा है कुछ गांव के अंदर थोड़ा सा इस तरीके का माहौल है, लोगों में डर है, लोग बाग बोल नहीं पाते, खुल के बात नहीं कर पाते। इस बात को लेकर सीएम के साथ साथ और तमाम लोगों ने भी अपील की थी। सीएम ने, मैं आपको बता दूं कि परसों एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए और वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकतंत्र की जीत के लिए आपका वोट जो है बड़ा कीमती है, इसको अपने हिसाब से आप जिसको चाहते हैं उसको वोट दीजिए। तो लोगों के अंदर एक डर है, उसी को लेकर जो है मैं कहूंगा चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हैं। लगातार टीमें जो हैं निरीक्षण कर रही हैं, सभी गांवों में जा रही हैं, देख रही हैं एक एक चप्पे पर, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ के जो है कुछ बहुत से ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए है और लगातार उनकी टीमें जो है काम कर रही हैं। जी चले जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए और ये बताने के लिए फिलहाल किस तरीके का माहौल जमीनी स्तर पर बना हुआ है, धरातल पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो आपको बस इंतजार करना होगा 2 तारीख का, और 2 तारीख के बाद स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि इस चुनावी प्रचार के दौरान तमाम उम्मीदवारों ने अपनी जोर आजमाइश जरूर की है, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी की है, टीका टिप्पणियों का दौर भी हमने देखा है, लेकिन जीत की दावेदारी भी साथ के साथ सभी उम्मीदवारों ने अपनी पेश की है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी को 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान का इंतजार है, जब इलाहाबाद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 2 नवंबर को, जी हां 2 नवंबर वही तारीख है
जब विजेता का ऐलान किया जाएगा कि यहां पर विजेता कौन होगा और हल्के का जनप्रतिनिधि कौन बनने जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।